जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका अर्थात न्याय को पालन करने वाला। जैसे जब हम कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो समाज विरोधी होता है तो उसमें क्या होता है कि पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जाता है और मुकदमा लिख के उसकी जो कॉपी होती है वो न्यायालय को दिया जाता है। न्यायालय में क्या होता है, आप दोनों पक्षों को बुलाते हैं। दोनों पक्ष में बुलाने के बाद प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष से पूछा जाता है। फिर उसके बाद पूछने के बाद जो जज साहब होते हैं वो निर्णय लेते हैं। वो बीच का रास्ता निकाल के आप लोगों का जो समस्या होता है उसका समाधान कर देते हैं, वो निर्णय होता है। ये कार्य न्यायपालिका का है। तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यायपालिका में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन होता है मुख्य। ये सारी जानकारी आप न्यायपालिका के अंतर्गत पढ़ेंगे। न्यायपालिका, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक पूर्ण एकीकृत प्रक्रिया को अपनाया गया है। अर्थात न्यायपालिका जो डिसीजन लेगा वो स्वतंत्र रूप से लेगा। अर्थात उसके ऊपर किसी भी राजनीतिक या फिर किसी भी संस्था का दबाव नहीं होगा जिससे वो निर्णय लेने में अपनी असक्षमता व्यक्त करे। जो जज होगा वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय ले सकता है। उसके निर्णय पर सभी लोगों को मानना होगा। जो निर्णय आप लेंगे उस निर्णय को पूरा भारत मानेगा। ऐसी प्रक्रिया को हमारे भारतीय संविधान में अपनाया गया है। हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट लाइन है जिनको मैंने लिखा है। मैंने लिखा भारतीय संविधान में न्याय की एक पूर्ण एकीकृत प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारत में जो हमारा भारत का जो न्याय प्रणाली है उसको पूर्ण एकीकृत प्रक्रिया को अपनाया गया है। ठीक है, जिसमें उच्चतम स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय एवं निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। उच्चतम न्यायालय जो हमारे दिल्ली में हाई कोर्ट होता है उसकी बात की गई। सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो हमारा लखनऊ में है और यहाँ इलाहाबाद में है। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय जो इनके अधीनस्थ हैं, जैसे जो जिले में सेशन कोर्ट होते हैं उनकी बात की गई है। ठीक, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थान दिया गया है। संघीय न्यायालय को संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में उपबंधित किया गया है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, फिर भी भारत में एकल न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का एक न्यायालय होगा जो सर्वोच्च होगा और अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगा। अर्थात कहने मतलब ये है जो अदर राज्यों में जो कानून है वो उत्तर प्रदेश में है, यानी सभी राज्यों में भी एक ही प्रकार की कानून व्यवस्था लागू की गई है हमारे भारत में। और ये जो अधीनस्थ न्यायालय है इनका विचार भी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी हो सकता है। अर्थात कहने मतलब ये है कि जैसे मान लें आप अपने जिले में किसी प्रकार का केस की अगर वार्ता हो रही है, सुनवाई हो रही है, तो आप उसका हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट से अपील करके सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अपील कर सकते हैं सुनवाई के लिए। न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाती है तो ध्यान दीजिएगा। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। जो हमारा संसद होता है उनको ये शक्ति प्राप्त होती है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। और हमारे जो राष्ट्रपति सर होते हैं उनको भी ये पावर होता है कि वो कुछ न्यायाधीशों की संख्या और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। अर्थात भारत के जो प्रमुख न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह सर जो थे, इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के पद पर रहकर उनके कार्यों का निर्वहन किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, उच्चतम न्यायालय शुभारंभ 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कनिया थे। जब उच्चतम न्यायालय का शुभारंभ हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से लेके 6 नवंबर 1951 तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कनिया सर थे। 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक पतंजलि शास्त्री सर थे। यानी इनके बाद 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक पतंजलि जी शास्त्री। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र देकर करता था। ठीक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वर्ष 1993 तक मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता था। ठीक है, परंतु वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन होता है
जो न्यायाधीशों के नामों को सिफारिश का प्रस्ताव विधि मंत्रालय को भेजती है, जो सुझाए गए नामों की जांच करने के बाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाता है, फिर वहां से वो प्रस्ताव राष्ट्रपति सर के सम्मुख भेज दिया जाता है। कहने मतलब ये है, अब जो नियुक्ति हो रही है उसमें क्या होता है कि 5 सदस्यों की एक वो बनता है, समिति बैठती है जिसमें कुछ नामों को चुना जाता है। फिर वो नामों को चुन के वो विधि मंत्रालय को भेज देते हैं। विधि मंत्रालय क्या करता है, उसका जांच करता है। जांच करने के बाद फिर तो उसमें क्या होता है, जब वो जांच हो जाता है विधि मंत्रालय द्वारा, तो फिर वो प्रस्ताव किसके सम्मुख जाता है, प्रधानमंत्री सर के पास। प्रधानमंत्री सर के पास जब वहां से स्वीकृति मिल जाती है तो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सर उसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं और या फिर दोबारा उसको जांच करने के लिए हाईकोर्ट के पास भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, कि आप इसको दोबारा एक बार देख लीजिए, जांच कर लीजिए। अगर दोबारा से वही नाम आ जाते हैं तो बाध्य हो जाता है, हमारा राष्ट्रपति सर बाध्य हो जाते हैं उन नामों को स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि न्यायपालिका में क्या क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रक्रिया है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।